बच्चों, मैं हूँ अर्चना तिवारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का टॉपिक, हमारा 11th चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ओके ओके बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब। बच्चों, आपने लास्ट लेक्चर में तो समझा ही होगा कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, मतलब हाउ डू यू डिफाइन देम। बट क्योंकि मेरे लेक्चर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक बार एक छोटा सा आपको रिकैप्चुलेशन देना चाहती हूँ अबाउट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बच्चों, ये है हमारा स्फीयर, ये है एक गोला, आप कह सकते हो कांच का एक ये स्फीयर है जिसे आप बोलते हो गोला। ओके, कांच का है, माइंडेड। ओके, तो अगर मैं फॉर इंस्टेंस इसका सिर्फ इतना हिस्सा ले लूं, ओके, और इसके बाद मैं, देखिए जैसे अभी ग्लास होता है तो आप देखते हो उसमें से आपकी इमेज जो होती है आर पार दिखती है। बट व्हाट इफ अगर आप उसका एक साइड कोटिंग कर दो, एक साइड बच्चों जब आप कोटिंग कर दोगे तो आपको आर पार नहीं दिखेगा और एट द सेम टाइम प्रकाश का परावर्तन होगा। फिर जो बीम चली जा रही थी अब वो उसका रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अवतल दर्पण जो है वो इस प्रकार का होता है। आंतरिक सतह चमकीला होता है, इसका मतलब आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। और ये जो सतह होती है बच्चों, ये है कोटिंग की जाती। तो ये एक साइड उसका कोटिंग कर दिया होता है और ये साइड से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप ये नोट करेंगे, अवतल दर्पण में आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन। ओके, अब उसके बाद आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय उत्तल दर्पण। अब यही स्फीयर का मैं वापस से इसे कंप्लीट कर देती हूँ और ये सेक्शन लेने के बजाय ये मैं उथला जो उभरा हुआ सेक्शन है अगर सिर्फ उतना हिस्सा लेती हूँ, ओके, और इस सतह को मैं कोटिंग कर देती हूँ। इसको कोटिंग करने की वजह से अब क्या होगा बच्चों, प्रकाश का परावर्तन इस सतह द्वारा होगा, जो उभरा हुआ, जिसे आप बोलते हो कि उभरा हुआ सतह। तो जब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये कहलाता है उत्तल दर्पण। तो आप उत्तल दर्पण के लिए कह सकते हो कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो किस भाग से होता है, बाहरी सतह से। तो आप उत्तल दर्पण के लिए लिख सकते हो बाहरी पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो ये चीजें जो है माइन्यूट डिटेल्स है। डेफिनेटली आज का हमारा टॉपिक ये टेबल है, बट क्योंकि इस टेबल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा जब प्रकाश का परावर्तन आंतरिक पृष्ठभाग से होता है तो वह कहलाता है अवतल दर्पण, और अगर बाहरी पृष्ठभाग से होता है तो वह कहलाता है उत्तल दर्पण। तो अब आपने बड़ी अच्छी से समझ लिया है द डिफरेंस बिटवीन
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब आते हैं हमारे जो अवतल दर्पण से संबंधित संज्ञाएं हैं वो समझिए। अब मैं आई विल बी कंटिन्यूअसली राइटिंग वक्रता केंद्र, व्हाट यू कैन से नाभि, मुख्य अक्ष और ध्रुव, ये सारी चीजें मैं, ये सारे वर्ड्स आई विल बी कंटिन्यूअसली यूजिंग। तो व्हाट इफ अगर आपको उसका मतलब ही नहीं पता, तो बेटर एक बार मेरे टॉपिक, जिससे आपको टॉपिक में आसानी हो, तो मैं एक बार आपको वो भी समझा देती हूँ कि दिस इज नथिंग बट योर जो हमारा अवतल दर्पण है, तो आप इसे लिख दीजिए अवतल दर्पण। क्यों ये अवतल दर्पण है? क्योंकि इसकी बाहरी सतह पे पर चढ़ाई जाती है, कोटिंग की जाती है, इसका आंतरिक पृष्ठभाग चमकीला होता है, इसका मतलब आंतरिक पृष्ठभाग से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट। तो ये जो बच्चों, ये जो पृष्ठभाग है, इसके मिडिल पॉइंट को आप बोलते हो ध्रुव। ध्रुव, ओके। उसके बाद अगर ये जो मैंने गोला कंप्लीट किया था बच्चों, तो इसका लगभग हर एक गोले का एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो अगर अंदाजन ये जो है इसका केंद्र है, तो इसे बुलाते हैं बच्चों वक्रता केंद्र। तो यह कहलाता है वक्रता केंद्र। और बच्चों वक्रता केंद्र और ध्रुव के लगभग बीचों बीच आपको मिलता है एक पॉइंट, जिसे आप बोलते हो मुख्य नाभि। मुख्य नाभि। तो ये तीन चीजें, और ये मुख्य अक्ष, ये कहलाता है मुख्य अक्ष। तो इतनी चीजें आप बच्चों समझ लीजिए। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं ये ध्रुव, मुख्य नाभि और वक्रता केंद्र मिटा करके उसके लिए जो नोटेशंस है वो मैं लिखने वाली हूँ। जैसे कि ध्रुव को हम पोल बोलते हैं, तो वी विल यूज द इनिशियल पी फॉर दिस, और वक्रता केंद्र के लिए हम सी से डिनोट करेंगे। तो लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज आर पी, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। ओके, अब जा करके यहाँ से we are actually going to start our topic. तो टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब। यहाँ हेडलाइन दे देती हूँ। ओके, तो अवतल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब। तो बच्चों आपके बुक में भी कोई दो डायग्राम ही दिया हुआ है, तो हम लगभग ऐसा ही हर एक के लिए किरणाकृति बनाना तो 1 घंटे या 30 मिनट के लेक्चर में संभव नहीं है। तो हम कुछ की किरणाकृति देखेंगे, उसके बाद आई विल शेयर स्क्रीन विद यू, और मैं आपसे फिर एक फोटो शेयर करूंगी। तो अब करने क्या वाले हैं बच्चों, हम पहले जो बेसिक्स हैं प्रकाश में, जो किरणाकृतियां हैं, उसका बेसिक्स पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आप बच्चों जब आप प्लेन मिरर में अपने घर में जो मिरर यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, उसमें आप देखते हो तो आपकी इमेज जो दिखती है, तो इस तरीके से उसमें आप देखते हो कि वो जो इमेज रहती है वो आभासी रहती है, वो रियल में हम नहीं होते हैं। तो उस प्रकार से अवतल दर्पण अगर यूज किया तो वस्तु कहाँ रखेंगे, फिर जो हम वस्तु रखते हैं तो वो तो हम ऑब्जेक्ट बुलाते हैं, वस्तु बुलाते हैं,
उसका जो इमेज बनता है उसे हम बोलने वाले हैं प्रतिबिंब। तो वस्तु अगर आप सपोजिटली आप यहाँ रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इससे पहले रख रहे हो तो कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर रख रहे हो तो कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से बहुत दूर रख रहे हो तो प्रतिबिंब का स्थान क्या है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एट द सेम टाइम अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका स्वरूप क्या है, क्या वह वास्तविक है, क्या वह काल्पनिक है। ओके, एट द सेम टाइम क्या वह सीधा है या फिर उल्टा है। तो ये सारी चीजें हम स्वरूप में डिस्कस करेंगे। और आकार में इसका मतलब जैसे अब हमारा वस्तु इतना बड़ा है, समझ जाइए 5 सेंटीमीटर, तो क्या जो इमेज का आकार भी क्या 5 सेंटीमीटर है, क्या वो 5 के बजाय 10 सेंटीमीटर है या फिर एकदम छोटा बिंदु रूप है। तो ये सारी चीजों की जो इसका सब आकार यू कैन से, तो ये इसकी चीजों की कल्पना है या जो इसका उल्लेख है वो हम आकार वाले विभिन्न आकार में हम उसको लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो अब हम एक प्रोग्रेशन में बच्चों ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुख्य नाभि और ध्रुव के बीच में रखेंगे, मैं आपको एक यहाँ रखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम मुख्य नाभि पर रखेंगे। फिर थर्ड में हमारा इमेज हम वक्रता केंद्र और मुख्य नाभि के मध्य रखेंगे। फिर फोर्थ टाइम हम हमारा जो वस्तु है ऑब्जेक्ट को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। उसके बाद फोर्थ वाले में वक्रता केंद्र के से कुछ दूरी पर, और उसके बाद ये समझ जाओ जब मैं डॉट 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 लगाऊंगी इसका मतलब कि बच्चों अब ये रेखा जो है वो बाएं तरफ आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आपको पता नहीं वो कहाँ तक बढ़ती जा रही है। तो इन्फिनिटी तक वो बढ़ते जा रही है, मतलब कि अनगिनत उसकी लंबाई हो गई है जिसे आप गिन नहीं सकते, जिसे आप कहते हो इन्फिनिटी। तो बहुत दूर मतलब वक्रता केंद्र से परे जिसे आप बोलते हो, तो इसका मतलब बहुत अधिक दूरी पर। तो ये जो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो 6 सिचुएशंस हैं वस्तु का स्थान जो आप अलग 6 पोजीशंस पे रखोगे, उस 6 अलग अलग पोजीशन के लिए 6 अलग अलग इमेज का आपको स्थान मिलेगा और उसके फिर स्वरूप और आकार का आपको उल्लेख यहाँ टेबल में करना है। तो आई होप कि अब हम करने क्या जा रहे हैं ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला पहला हमारा जो टास्क है वो करते हैं। तो इट्स क्वाइट अ टफ टॉपिक बच्चों, अक्सर स्टूडेंट्स इसे ही ओमिट करते हैं, कहने का मतलब है कि इसे स्किप कर देते हैं। तो अगर आप इसे समझने में सफल हो जाएंगे तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू, क्योंकि यही चैप्टर आपको 10th में भी है। ओके, तो अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बाएं तरफ वस्तु को हमेशा मिरर के बाएं तरफ रखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, चाहे वो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, चाहे अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। तो ये देखिए हमने रख दिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के हिसाब से हम चलेंगे। तो उसमें बताता है कि यदि प्रकाश किरण या आपतित किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपको पहले से ही मैंने बता दिया था, मुख्य अक्ष तो इसके समांतर मतलब ये देखो यहाँ से चली आ रही है। और आपतित किरण के लिए मतलब हमेशा आप एरो लगाएंगे बच्चों की ये आने वाली किरण है। ओके, तो यदि प्रकाश की किरण या आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह मुख्य नाभि से होकर गुजर जाती है। तो ये हमारी मुख्य नाभि से होकर के गुजर जाएगी। तो ये लगाया बच्चों मैंने उसके लिए परावर्तित किरण के लिए, इसका मतलब ये आ रही है आपतित किरण के लिए आने वाला एरो और परावर्तित किरण के लिए जाने वाला एरो। इसका मतलब कि इस सतह से फिर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा नियम लगाते हैं, यदि प्रकाश की किरण जो है वो क्या होती है, वक्रता केंद्र से जाती है तो वह वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। इसे मैं दूसरे कलर से डिनोट करती हूँ थोड़ा सा, ये एक्चुअली फ्री
हैंड डायग्राम नहीं है बच्चों, तो इसे करने के लिए आपको हमेशा स्केल ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा और ओके, सो इफ दिस इज दी पॉइंट जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रही है। अब आते हैं मिरर पे। ये है हमारा ओके। अब उसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ। दिस इज द क्लियर इमेज, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। क्लैरिटी के लिए मैं एक्स्ट्रा चीजें रब कर दे रही हूँ। तो ये जो येलो कलर से मैंने बताई है बच्चों, ये है आपकी आपतित और परावर्तित किरण। अब उसके बाद यही से आपको नेक्स्ट किरण मिल रही है वक्रता केंद्र से। तो अगर कोई प्रकाश किरण जो है वो वस्तु पर पड़ रही है, अगर वो वक्रता केंद्र से जा रही है, जो कि आपको वस्तु से टच करवाना है, ओके, तो जब आप मिरर के दाएं साइड बच्चे उसको करते हो, तो आप ध्यान रखिए आपको डॉटेड लाइन बनानी है। ये है आपकी डॉटेड लाइन। ये आपने येलो वाले को आगे बढ़ाया और ये आपने वक्रता केंद्र वाली जो आपतित किरण है उसको आपने आगे बढ़ाया। अब उसके बाद होता क्या है, वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने स्टार्ट किया, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, सॉरी, हमने ऑब्जेक्ट ये है सपोज हमारा ए बी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। इसको हमने मुख्य नाभि और ध्रुव के बीचों बीच रखा है। उसके बाद हमने प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम फॉलो करते हुए, ये देखिए आपके वस्तु पर एक आपतित किरण पड़ी जो कि प्रकाश का परावर्तन हुआ। अगर मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो मुख्य नाभि से लौट जाती है। नेक्स्ट नियम जो बच्चों है, जो तीसरा नियम है, वो आपने पढ़ा था, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। तो ये देखिए आने के लिए एरो, ये जाने के लिए, तो ये आने के लिए एरो मैंने लगा दिया। इसका मतलब ये आपतित किरण है तो इसी मार्ग से ये वापस लौट गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों बाय साइड तो आप अगर इसको बढ़ाओगे तो ये और दूर ऐसे और दूर होते जाएगी, और बाय साइड में तो ये एक दूसरे से आपस में मिलने से रही, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने से रही। तो फिर क्या होगा, क्या फिर वस्तु का इमेज ही नहीं प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जो ये दोनों किरणों हैं इसको हम बाय साइड के बजाय दाएं साइड आगे बढ़ाते हैं। दाएं साइड आगे बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि ये इस पॉइंट पे ये दोनों किरणों का प्रतिच्छेदन हुआ। बच्चे ध्यान रखिए कि चाहे बाएं साइड हो चाहे दाएं साइड, जब दो किरणों का प्रतिच्छेदन हो जाता है तो वहीं पर एग्जैक्टली हमारे ऑब्जेक्ट का हमें इमेज प्राप्त होता है। तो नाउ इफ दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमारा इमेज हमें मिला है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही इमेज प्राप्त हुआ है, तो अगर ये ए बी है तो माना इसे आप नाम दे दीजिए ए डैश बी आपने नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे आइए लिखते हैं, जैसे जैसे हमने चीजें कंप्लीट की वैसे वैसे आइए हम लिखते हैं कि आपने वस्तु कहाँ रखा था बच्चों, वस्तु हमने रखा था मुख्य नाभि तथा ध्रुव के बीच। तो ये देखिए ध्रुव तथा मुख्य नाभि के मध्य। अब जब आप ऑब्जेक्ट को ध्रुव और मुख्य नाभि के मध्य रखते हैं तो आपको प्रतिबिंब कहाँ मिला बच्चों, बाएं साइड आपने रखा, आपको दाएं साइड मिला।
तो प्रतिबिंब का स्थान क्या है? ऑब्वियसली ध्रुव के पीछे, इसका मतलब दर्पण के पीछे। अगर ये आपका दर्पण है तो आपको दर्पण के पीछे मिल रहा है, तो यहाँ प्रतिबिंब आपको कहाँ मिला? दर्पण के पीछे। तो ये है दर्पण के पीछे। अब उसके बाद आते हैं, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा था? क्या वह वास्तविक था या काल्पनिक था, सीधा था या उल्टा था? तो ये दो चीजें जब आप डिस्क्राइब करते हो तो आप प्रतिबिंब का स्वरूप बतला रहे हो। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मुख्य अक्ष के बच्चों जब ऊपर होगा, यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे भी ऊपर है, तो इसका मतलब सीधा इमेज मिला है आपको। तो आप लिख देते हैं स्वरूप जो है एक तो सीधा है। अब आते हैं वास्तविक पे कि काल्पनिक पे। तो क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो कि अगर बाएं साइड ही इमेज मिल जाती है तो वह कहलाती है वास्तविक, लेकिन ये तो चीज खुद से प्रतिच्छेदित हुई नहीं, आपने इसको करवाया है प्रतिच्छेदित, वो भी दाएं साइड दोनों किरणों को आगे बढ़ा करके। तो आप इसको लिखोगे काल्पनिक, यह वास्तविक इमेज नहीं है, दिस इज इमेजिनरी, वर्चुअल जिसे आप कहते हो, तो वो चीज आप लिखोगे। तो ये है आभासी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आकार क्या था बच्चों? तो अगर आप ये साइज देखो, ए बी अगर आपका इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का साइज कंपैरेटिवली उससे बड़ा ही है, और जो कि बहुत ज्यादा विजिलेंट है। तो इसीलिए आप इस कॉलम में लिखोगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब जैसे जैसे आपको ये समझ में आ रहा है, अब मैं एक और डायग्राम बनाऊंगी, तो जो आपकी जो क्लैरिटी है या फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। अब मैं करने क्या जा रही हूँ, मैं दूसरे के लिए किरणाकृति बनाने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला बच्चों, अब यहाँ पे ठीक है, बट एग्जाम में आपको फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनाना है, यू हैव टू यूज प्रॉपर स्केल, और इसके लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हो। पेंसिल आती है जिसमें अलग अलग जो साइज के स्फीयर्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, तो आप उसको उसका एक हिस्सा ले लीजिए, बट फ्री हैंड डायग्राम ये नहीं आप बना सकते, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये देखिए मैंने बना दिया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा P, एंड दिस इज एफ। थोड़ा एक अंदाजे से ये हुआ हमारा सेंटर C, और ये हो गई लगभग बीच में F। ये तीन चीजें हर एक किरणाकृति के लिए इतना बेसिक है, इतना कॉमन है, इतना हमें लिखना ही। तो जैसे कि मैंने बोला, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम धीरे धीरे इमेज को दर्पण से दूर लेके जा रहे हैं। तो पहले हमने एफ और पी के बीच रखा था, अब क्या करते हैं, चलिए मुख्य नाभि पर ही रख देते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, वस्तु, जिसे आप नाम दे सकते हो ए बी। अब उसके बाद चलिए देखते हैं कि इस पर किस तरीके से किरणें पड़ेगी और कहाँ मिलेगा हमें प्रतिबिंब। तो ये फिर से वही फर्स्ट लॉ, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो जो परावर्तित किरण है वो कहाँ से लौट जाती है, मुख्य नाभि से होकर लौट जाती है। ओके, तो ये है आपकी आपतित किरण और ये है आपकी परावर्तित किरण। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि यदि आपतित किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ये समझिए, तो ये वस्तु पे पड़ रही है किरण, तो वक्रता केंद्र से अगर होकर के आपतित किरण वस्तु पर पड़ रही है तो वो उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। तो ये
अब उसके बाद फिर से चलो इसको हम देखते हैं कि ये जो दोनों, ये जो येलो एंड पर्पल लाइन है बच्चों, ये जाके कहाँ मिलती हैं। तो आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों जो रेखाएं हैं लगभग एक दूसरे के समांतर हैं। और आपको जैसे समांतर नियम आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि समांतर रेखाएं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो अब क्या करें, तो इसका मतलब क्या बनेगा ही नहीं वस्तु का इमेज? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं कि कहीं तो बहुत दूर जा करके उसका इमेज बन रहा है। तो आप इसे आगे बढ़ाते हैं, इससे आगे बढ़ाते हैं और अज्यूम करते हैं कि अनंत दूरी पर जाकर प्रतिबिंब, कहते हैं ना कि प्रतिबिंब बनता है। तो हमने चलो ये टेबल सेकंड किरणाकृति के लिए भी पूर्ण कर लेते हैं। आपने वस्तु कहाँ रखा था बच्चों? मुख्य नाभि पर। तो यहाँ लिख दीजिए मुख्य नाभि पर। जब आप मुख्य नाभि पर रखते हो तो आपको इमेज कहाँ मिल रही है? अनंत दूरी पर, क्योंकि जो दोनों परावर्तित किरणें हैं वो तो एक दूसरे के समांतर हैं और वो मिल ही नहीं रही है। तो ऐसा कुछ मान लो आगे जाकर के वो किसी पॉइंट पे, लेकिन बहुत इंफिनिटी वाली दूरी पर वो एक दूसरे से प्रतिच्छेदित भी करती है। तो प्रतिबिंब वहीं तैयार होगा और जो कहलाएगा अनंत दूरी पर। तो ये है आपका अनंत दूरी पर। ओके, अब उसके बाद उसका स्वरूप कैसा होगा बच्चों? अगर इमेज मुख्य अक्ष के ऊपर ना बन करके नीचे बन रहा है तो बच्चों ये कुछ ऐसा होगा ना। ऐसा इमेज है, मान लो कि अभी मैं आपको बताती हूँ, ये पेन है। ओके, तो अगर ये पेन है तो अब इसका इमेज अगर यही बनना है तो ऐसे सीधा ही होगा, बट अगर नीचे बन रहा है तो वो ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा ना, ऐसा। तो डेफिनेटली अगर नीचे बन रहा है तो ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा। इसका मतलब अगर इसका कैप यहाँ ऊपर था, ये वस्तु है, इसका कैप ऊपर है, तो यहाँ पे कैप नीचे। इसका मतलब बच्चों ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर नहीं मिल रहा है प्रतिबिंब, हमें नीचे मिल रहा है। तो एक तो समझ आ गया हमको कि उल्टा। अब उसके बाद सोचते हैं कि आभासी इमेज बनेगा या वास्तविक। तो जैसे कि मैंने बोला, बाय साइड ही अगर बन रही है इमेज, जिस तरफ वस्तु है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, अगर वहीं पे प्रतिबिंब तैयार हो रहा है तो वह वास्तविक ही होगा। तो यहाँ आप लिख देते हो वास्तविक, वास्तविक कॉमा उल्टा। तो जो प्रतिबिंब होगा बच्चों वो वास्तविक और उल्टा होगा। अब उसके बाद सोचते हैं कि आकार क्या होगा। तो आकार भी बच्चों क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो समांतर रेखाएं हैं, बहुत अनंत दूरी पर है, तो वस्तु का आकार जो है वो बहुत बड़ा बनता है। तो आप लिख दीजिए बहुत बड़ा। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, डेफिनेटली अ टफ टॉपिक, लेकिन अगर आप इसे बहुत 100% कॉन्सेंट्रेशन से समझेंगे तो नथिंग इज डिफिकल्ट। अब आते हैं हम हमारे थर्ड किरणाकृति पर। थोड़ा सा अच्छे से erase कर लेती हूँ। अब थर्ड, जब तक ये सूख रहा है बच्चों, हम देखते हैं कि अब क्या रह गया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ओके, ये था हमारा अवतल दर्पण, ये थी इसकी उसका ध्रुव, ये था एफ एंड दिस वाज सी। ओके, तो अभी तक हमने फर्स्ट में इमेज यहाँ रखा, सेकंड में यहाँ रखा। अब तीसरा क्या, आप खुद से गेस कर सकते हैं। क्या गेस करेंगे बताइए? या वेरी गुड, आपको तो उत्तर आता है। तो आपने इमेज रखा है इस बार यहाँ, कहाँ पे?
वक्रता केंद्र तथा मुख्य नाभि के मध्य। तो हमारा नेक्स्ट आता है वक्रता केंद्र तथा मुख्य नाभि के बीच मतलब मध्य। तो यहाँ पे हम इमेज हमने खड़ा कर दिया, सॉरी यहाँ पे वस्तु हमने खड़ा कर दिया है। वस्तु अगेन ए बी, नाम दे दीजिए उसे ए और बी। अब उसके बाद प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी एज ऑलवेज। इस पॉइंट पे आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से लौट जाएंगी? मुख्य नाभि से होकर लौट जाती हैं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों सेकेंड लॉ यूज करते हैं। फर्स्ट दो में जैसे हमने वक्रता केंद्र से पढ़ रही है तो वक्रता केंद्र से आगे लौट जा रही है। अब हम यहाँ पे सेकेंड लॉ यूज करेंगे कि अगर मुख्य नाभि से आ रही है तो कहाँ पे? तो अगर ये मैं येलो कलर से बता रही हूँ, मुख्य नाभि ओके, ये हमारा एफ पॉइंट। हाँ, तो यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर के आती है तो कैसे लौट जाती हैं? ओके, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। अब बताइए बच्चों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वहां पे तैयार होता है हमारा प्रतिबिंब। अब बाकी सारे केसेस अब आप देखेंगे, अगर ये इसका नाम ए बी है तो इसका नाम क्या होगा? बी डैश ए डैश। सही कि नहीं? जो मैंने आपको पेन बताया था, ये यहाँ पे अगर इसका कैप है, अगर आप कैप को ए लिख रहे हो तो इमेजिन अब यहाँ पे ये ऐसा हो गया है तो कैप वाला ए तो इधर आ गया ना, तो इट इज बी डैश ए डैश। तो ए बी का इमेज आपको मिला बी डैश ए डैश। तो अब ये किरणाकृति आई होप आपको अब धीरे धीरे, क्योंकि अब नाउ वी आर एट थर्ड ray diagram, so definitely अब now things are getting more clearer to you। तो अब आप उसके आगे का जो सारे उसकी जो स्पेशलिटीज है, उसकी पेक्युलरिटीज चलो लिख देते हैं, लिस्ट देम डाउन। तो अगर आपने वस्तु रखी है वक्रता केंद्र तथा मुख्य नाभि के मध्य, तो आपको इमेज कहाँ मिली? कहाँ मिलेगी आपको? वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर। तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब का स्थान कहाँ? वक्रता केंद्र से परे, इसका मतलब कि उससे दूर। वक्रता केंद्र अगर यहाँ पे है आपका सी, तो उससे थोड़ी दूरी पर आपको जाकर के मिली ना प्रतिबिंब, तो आपने लिख दिया वक्रता केंद्र से परे। अब उसके बाद एक चीज नोटिसेबल है और बहुत इजी है कि फर्स्ट वाले में ही बच्चों आपको हमेशा आभासी और सीधा इमेज मिलता है। बाकी सारे रेस्ट 5 में यू आर गोइंग टू गेट वास्तविक एंड उल्टा इमेज। तो वास्तविक और उल्टा ये आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि बाएं साइड ही मिल रही है, तो वास्तविक और इमेज जो है वो उल्टा है, इन्वर्टेड है। तो आई वाज यूजिंग येलो कलर, so let us stick to it। वास्तविक और उल्टा। उसके बाद बच्चों जो साइज क्या है, साइज ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं वस्तु से बड़ा है, तो यू विल राइट दैट वस्तु से बड़ा। तो आपके प्रतिबिंब का जो आकार है वह वस्तु से बड़ा है। उसके बाद एक और किरणाकृति देखेंगे, उसके बाद बाकी दो के लिए मैं आपको इमेज दिखा दूंगी एंड यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट।
ओके, तो ये हमारा this is point C and this is point C and this is point F. अब बच्चों आप गेस कर सकते हो कि नाउ दिस टाइम वेयर वी आर गोइंग टू कीप आवर ऑब्जेक्ट हम वक्रता केंद्र पर रखने वाले हैं। तो आप लिखिए चौथे केस में हम वक्रता केंद्र मतलब हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जिसे आप सी बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट रखी गई है इस बार, लाइक दिस। ओके, ये है हमारा ए एंड दिस इज कॉल्ड बी, तो ए बी। क्लियर है? उसके बाद लेट अस डू दी रे डायग्राम। ये आ रही है आपतित किरण, अगर ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य नाभि से परावर्तित होकर के चली जा रही है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट लॉ सेज कि अगर आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर आती है, मुख्य नाभि से होकर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ओके, अब मुख्य अक्ष के समांतर मान लो ये पॉइंट है, तो ये देखिए बच्चों, ये मिली आपको इमेज, ये मिला आपको इमेज। अब आप क्या देखेंगे, आप देखते हैं कि आपको इमेज ए बी का इमेज बी ए मिल रहा है। दिस इज वेरी स्पेशल, मतलब मुझे क्या फील होता है कि ये 6 में से ये सबसे स्पेशल है, सबसे इजी है, और इसका रे डायग्राम का लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है, इजी क्यों है कि वक्रता केंद्र पर जब आप वस्तु को रखते हो तो ठीक उसी पर आपको क्या मिलता है, आपको इमेज भी उसी पे मिलता है बट उल्टा मिलता है। ओके, इमेज वास्तविक है बट उल्टा है। तो यहाँ पर हम लेट अस कंप्लीट दिस। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो आपने इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त किया। तो ये लिख दीजिए, लेट्स कंप्लीट दिस। वक्रता केंद्र पर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है इसका इमेज, जैसे कि मैंने आपको बताया आगे सभी के लिए आपको यही चीज लिखनी है, वास्तविक उल्टा। एंड इट इज क्वाइट एविडेंट हियर ऑल्सो कि लेफ्ट साइड में ही मिला है, तो पहली बात तो इमेज जो है वो वास्तविक है। एट द सेम टाइम मुख्य अक्ष के ऊपर नहीं होकर के नीचे है, तो इन्वर्टेड इमेज है, तो वास्तविक और उल्टा। अब उसके बाद वस्तु का आकार क्या है, तो वस्तु का आकार जो प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो वो वस्तु के आकार के समान ही है। तो आप लिख सकते हो मूल वस्तु के बराबर, मूल वस्तु के बराबर। अब जैसे कि बच्चे, अगर आपने ये 4 किरणाकृतियां समझ ली है तो अगली 2 भी अगर आप ट्राई करेंगे आपको आनी ही आनी है। आई डेफिनेटली फील देयर विल नॉट बी एनी इशू। तो आगे 2 किरणाकृतियों के लिए मैं आपको पिक्चर आपसे शेयर कर दी हूँ। ओके, तो बच्चों स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 2 रे डायग्राम्स हैं, या नाउ इट्स जस्ट क्लियर टू यू। ये सबसे पहले मैं इसी पे फोकस करती हूँ जो हमारा 5th नंबर है, ये पूरे फोकस में यही है, तो आप सुनते रहिए।
तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अब क्योंकि बच्चों 5th नंबर है ये, चौथे नंबर पे जस्ट अभी हमने इमेज वक्रता केंद्र पर रखा था, तो डेफिनेटली अब क्या टर्न है, वक्रता केंद्र से परे, मतलब उससे कुछ दूरी पर। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए पे आपका इमेज खड़ा है ए बी, ये है आपका इमेज ए बी। तो अब उसके बाद ये देखिए जो परावर्तित आपतित किरण है, जिसे इनवर्ड एरो के तरफ दर्शाया है, ये देखिए अवतल दर्पण से उसका परावर्तन हो रहा है। और फाइनली आप देखेंगे कि ए डैश बी डैश आपको ऐसे करके एक इमेज मिल रही है, ए डैश बी डैश इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, जो कि उसका स्थान बस देखिए बच्चों सी और एफ के बीच है। तो सी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र और एफ को कहते हैं मुख्य नाभि। तो सी और एफ के बीच ये इमेज आपको मिल रही है। तो आपके इसीलिए हम वो टेबल में भी फिल कर देंगे, वक्रता केंद्र से परे अगर आपने आपकी इमेज रखी है, वक्रता वस्तु रखा है वक्रता केंद्र से परे, तो आपको उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, किसके मध्य पे, वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य। वक्रता केंद्र तथा नाभि के मध्य। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि डेफिनेटली इसकी वजह से, जैसे वस्तु का अगर आप स्वरूप देखने की कोशिश करिए बच्चों, तो क्योंकि इमेज जो है अभी भी वो दर्पण के बाएं साइड ही मिल रही है प्रतिबिंब, तो अगेन वो वास्तविक है और उल्टा है। और जो इमेज है, एक नोटिस करने वाली बात है कि ए बी का साइज देखिए और ए डैश बी डैश का साइज देखिए, तो ये जो है ये वस्तु से छोटा है। तो दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी गेट इमेज का साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो जो प्रतिबिंब का आकार है वह छोटा है, किससे, वस्तु से। नेक्स्ट वाला मैं आपको अब दिखाती हूँ, नेक्स्ट वाले पे फोकस करती हूँ। ये है आपका 6th इमेज। ओके, तो आई होप ये आपको क्वाइट विजिबल है। अब आते हैं हम सबसे लास्ट, जैसे कि प्रोग्रेसिवली हम हमारे ऑब्जेक्ट को, वस्तु को दूर पे वक्रता केंद्र से दूर लेके जा ही रहे थे। तो अब 6th लाइन में ऐसा समझते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो अनंत दूरी पर चला गया है, वक्रता केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर चला गया है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब हम ऐसे डॉटेड लाइन बनाते हैं, इसका मतलब कि जो हमारा वस्तु है वो अनंत दूरी पर रखा है, वक्रता केंद्र से अनंत दूरी पर। तो आइए देखते हैं कि इमेज कहाँ बनता है और उसका स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है। तो ये देखिए, एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो परावर्तित एफ से होगी। ठीक ऐसे ही नीचे एक आपतित किरण है और वो ऊपर की तरफ परावर्तित होकर के बिंदु एफ पर मिल रहे हैं, जिसे हम मुख्य नाभि कहते हैं। अब मुख्य नाभि पर मिल रहे हैं, तो ये देखिए दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो साइज भी उसका बच्चों बिंदु स्वरूप होता है। तो आप लिखेंगे इसके लिए वास्तविक और उल्टा इमेज, और जो प्रतिबिंब का आकार है वह है उल्टा। तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा बच्चों वह होगा उल्टा बिंदु रूप, और जो प्रतिबिंब का स्वरूप है वह होगा वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ देखिए, अगर आपने वस्तु रखी है अनंत दूरी पर, वक्रता केंद्र से बहुत दूर, बहुत अधिक दूर, जिसे आप कह सकते हैं अनंत दूरी पर, तो वक्रता केंद्र से अनंत दूरी पर आपने वस्तु रखा है, तो उसका इमेज आपको मिलता है बच्चों, कहाँ मिलता है, नाभि पर। नाभि पर मिल रहा है। एट द सेम टाइम वस्तु जो है वह वास्तविक और उल्टा है, और जो उसका
साइज है, उसका जो आकार है बच्चों वो डॉट है, आप देख रहे हैं, क्योंकि वो मुख्य अक्ष पे एफ बिंदु पे ही मिल जा रहा है। अगर यहाँ पे इतना होता तो भी हम इतना लंबा एक डायग्राम बना सकते थे, बट मुख्य अक्ष पे ही वो क्रॉस हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु रूप, वस्तु का आकार क्या लिखेंगे, बिंदु रूप, मतलब कि ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, उतना छोटा इमेज आपको मिलता है। अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों, तो एक मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि ये जो ऑलमोस्ट, एकदम नहीं तो ऑलमोस्ट, ये जो दूसरा और सिक्स्थ केस है, ये थोड़े से एक दूसरे के पूरक है, विपरीत है, ऑपोजिट है। जब आप रखते हो वस्तु मुख्य नाभि पर, तो आपको प्रतिबिंब मिल रहा था अनंत दूरी पर, राइट। अब आपने अगर उल्टा कर दिया, वस्तु को रखा आपने अनंत दूरी पर, तो आपको प्रतिबिंब मिलता है मुख्य नाभि पर, यहाँ मुख्य नाभि पर। क्लियर है? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से आप सिक्स्थ पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को याद भी कर सकते हो बाय कनेक्टिंग देम विद ईच अदर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। ऐसे तो है हमारे पास उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, तो उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट वो करेंगे तो हमारा लेक्चर जो है काफी एक्सटेंड हो जाएगा और आप सब मुझसे अपने डाउट्स नहीं पूछ पाओगे। तो आई वांट कि आप पहले बताइए कि पहले आपको ये समझा क्या, क्योंकि अभी हम दो दो टाइप्स के इमेजेस एक साथ कर लेंगे, तो इट विल बी लाइक अ कॉकटेल, तो वो बहुत मिक्स हो जाएगा। तो बेटर फर्स्ट फिक्स दिस नॉलेज इन योर ब्रेन, पहले इससे सेटल हो जाने दीजिए। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपको क्या कोई डाउट है इसमें, या फिर एटलीस्ट आपको अभी फोर्थ तक समझा है, फिफ्थ सिक्स आप कर लेंगे। कम ऑन बच्चों, स्टूडेंट, कोई डाउट है आपको? कृति, रितिका, हेलो, यस बेटा, गुड मॉर्निंग मिस। या गुड मॉर्निंग। मिस, वो जो हाफ सर्कल की तरह बना है उसका नाम क्या है? वो बेटा अवतल दर्पण है। हाँ, उसका नाम अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। ठीक है मिस। और टीचर, इसमें मतलब जितने भी आपने नाम बताए, नाभि और ध्रुव केंद्र, ये सब कहाँ है? ये सब आपको बुक में है बच्चों, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जो हमारा टॉपिक है उसके मिडल में हूँ, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको सारे इंट्रोडक्शन है। तो आई न्यू दैट कि बच्चों को कितना भी इंट्रोडक्शन दिया रहता है थोड़ा सा जरूरी होता है, तो इसलिए आई ऑल्सो यू नो एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक। मैंने आपको बताया कि कहाँ है ध्रुव, कहाँ है मुख्य नाभि, और किधर है आपका ये वक्रता केंद्र। ओके, so just refer your textbook. Who ओके else? टीचर। Who else? गुड मॉर्निंग मिस। Yeah, beta. Good morning. मिस, ये 11.9 का किरणाकृति है ना, उसका सेकंड वाला नियम बताइए ना। 11 point. 9 नंबर बताओ। किरणा, पेज नंबर 120। ओके बच्चों, ये जो 120। 11.9 है किरणाकृति खींचने के नियम, अगर मैं आपको चाहूँ तो मुझे आगे जाना भी नहीं पड़ेगा, यहीं पे मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। तीनों नियम आपको यहीं पे एविडेंट है और देखने को मिलेगी। तो पहला नियम बोल रहा है, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो पहला जो डायग्राम है वह पहला नियम को प्रदर्शित करता है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, येलो लाइन देखिए बच्चों, आपतित किरण है ये है हमारा मुख्य अक्ष, और ये है उसके एग्जैक्टली समांतर आ रही किरण। तो यदि अगर वो आ रही है पैरेलल टू हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पृष्ठभाग से जब वो टकराएगी तो वो किस मार्ग से होके गुजरेगी, मुख्य नाभि से होकर गुजरती है, पहला नियम। और ये इसको पूरा का पूरा मत देखिए, ऐसा सोचिए कि ये सिर्फ वाइट ड्रॉ किया हुआ है,
और ये सिर्फ येलो लाइन ड्रॉ की हुई है। तो देखिए यही एग्जैक्टली आपका पहला नियम है। एम आई करेक्ट? एग्जैक्टली ऐसे ही हम दूसरा करते हैं। तो ये पर्पल लाइन देखिए, ऐसा सोचिए कि पूरे बोर्ड पे सिर्फ ये हमारा अवतल दर्पण है और ये पर्पल लाइन है। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपतित किरण, ये है हमारी आपतित किरण, आ रही है कहाँ से, मुख्य नाभि से अगर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। तो परावर्तित किरण कैसे जाती है, तो ये आई मुख्य नाभि से होकर, बट जा कैसे रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहला नियम दूसरा नियम अगेन ऑपोजिट है। तीसरा नियम जो है वो सबसे सरल नियम, ये देखिए हमारा येलो लाइन, यदि आपतित किरण, ये देखो आने वाला एरो, मतलब कि आपतित किरण मतलब यहाँ से होकर आ रही है और इस पृष्ठभाग पर पड़ रही है, तो फिर उसका क्या होगा, फिर परावर्तित किरण कहाँ से लौटेगी, तो ये देखो वक्रता केंद्र से ही पुनः लौट जाती है। तो ये है हमारा तीसरा नियम। तो तीसरे नियम के लिए सिर्फ ये येलो हमारा दर्पण और सिर्फ ये येलो लाइन देखिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। So I hope you are satisfied with my explanation. Yes, समझ में आया miss. बेटा? Very Yes, miss. Thank you, miss. good. Okay बेटा, you're हेलो welcome. टीचर। Yes. टीचर दंत चिकित्सक डैश दर्पण का उपयोग करते हैं, गोली दर्पण का उपयोग करते हैं ना? हाँ, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण। ओके, और टीचर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? तो बच्चों बताया ना मैंने आपको कि ये जो आपके अवतल दर्पण है इसका आंतरिक पृष्ठभाग चमकीला होता है। पहले ही लिख दिया था मैंने कि ये देखिए अवतल और ये उत्तल। ओके, तो इसका आंतरिक पृष्ठभाग चमकीला होता है। आंतरिक पृष्ठभाग जो होता है वो चमकीला होता है और इसका बाहरी, दूसरा पॉइंट आप लिख दीजिए कि ऑब्वियसली आंतरिक भाग चमकीला होता है तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, प्रकाश का परावर्तन वह भी किस भाग से होता है, आंतरिक पृष्ठभाग से होता है। आंतरिक पृष्ठभाग अंदर ही लिखिए इससे, आंतरिक पृष्ठभाग द्वारा होता है, पृष्ठभाग द्वारा होता है। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन किस भाग द्वारा होता है, बाहरी पृष्ठभाग द्वारा, मतलब जो उभरा वाला पृष्ठभाग है। ये भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो रिलैक्स, गो थ्रू द चैप्टर और आपको सब आ जाएगा। ओके, तो ओके बेटा, यू आर वेलकम। तो बच्चों, हियर वी एंड आवर टॉपिक। अब और किसी को डाउट नहीं रह गया है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, उससे संबंधित संज्ञाएं, नोटेशन। एट द सेम टाइम लास्ट में हमने लर्न किया अवतल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, जिसमें हमने 6 अलग अलग सिचुएशन डिस्कस की। सो हियर विद दिस आई एंड माय टॉपिक एंड मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए बच्चों बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।